आज की तारीख है सोमवार 2 फरवरी 2026। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो राजस्थान की 3 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तस्वीर विधानसभा की है, जहाँ एक बड़ी राजनीतिक जंग की तैयारी है। दूसरी तस्वीर बीकानेर की सड़कों की है, जहां हजारों लोग एक साथ आए हैं अपने राज्य के पेड़ को बचाने के लिए। और तीसरी तस्वीर, वो है जयपुर के खेल के मैदान की, जहाँ से पूरे राज्य के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। पहली नजर में तो ये तीनों कहानियां एकदम अलग लगती हैं, राजनीति, विरोध प्रदर्शन और खेल। लेकिन जब हमने इन स्रोतों को खंगाला तो एक साझा धागा नजर आया। वो धागा है जवाबदेही का। बिल्कुल। अलग अलग मैदानों में अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही जवाबदेही की जंग। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं जयपुर से। राजस्थान की 16वीं विधानसभा आज से जो सत्र शुरू हो रहा है उससे लेकर माहौल काफी गर्म लग रहा है। माहौल तो बिल्कुल गर्म है। एक तरफ है भजनलाल सरकार जो अपने कुछ बड़े बिल जैसे कि वो अशांत क्षेत्र विधेयक हैं उसे पास कराना चाहती है और अपने 50 दिनों के काम का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ है विपक्ष, मतलब कांग्रेस, जो सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। और यहीं पर देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना या विरोध करना नहीं होता। उनका असली काम होता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना। बिल्कुल, उसकी जवाबदेही तय करना। और इसके लिए उनके पास कई संसदीय तरीके भी होते हैं, है ना? जैसे प्रश्नकाल या स्थगन प्रस्ताव। सही कहा। ये वो उपकरण हैं, वो टूल्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके विपक्ष ये पक्का करता है कि सरकार जनता के सवालों का जवाब दे। तो आज विधानसभा में जो टकराव होने वाला है, वो असल में इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इस बार विपक्ष के तर्कश में सबसे बड़े तीर कौन से हैं? मैंने जो पढ़ा सबसे ज्यादा गूंज पेपर लीक और ओएमआर शीट मामले की है। हाँ, और ये राजस्थान में एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा रहा है। हम्म। विपक्ष का आरोप सीधा है कि सरकार इस पर ठीक से एक्शन नहीं ले रही है। उन्होंने एक स्पेसिफिक उदाहरण भी दिया है, एसआई भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी का। हाँ, रामूराव राय का। हम्म। उसे जमानत मिल गई है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत का विरोध तक नहीं किया। ये एक बहुत गंभीर आरोप है क्योंकि ये सीधे सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो सीधे आम आदमी से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की कथित बदहाली का मामला है, फिर वो मिलावटी सिरप से बच्चों की मौत का मामला और जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस 104 सेवा का बंद होना। ये तो बहुत जरूरी सेवा थी, गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए। बिल्कुल। और इसके बंद होने से न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा बल्कि करीबन 1200 लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। विपक्ष इन सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच भी है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है। वो है कांग्रेस की अपनी अंदरूनी गुटबाजी। हाँ, ये बात भी उठ रही है। हाल ही में सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ में एक बयान दिया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तो इसे उनकी अपनी ही पार्टी की पिछली सरकार पर एक तंज की तरह देखा जा रहा है। तो राजनीतिक गलियारों में तो इसे ऐसे ही देखा जा रहा है, अशोक गहलोत सरकार पर एक निशाने की तरह। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यह अंदरूनी खींचतान सदन में विपक्ष की आवाज को कमजोर कर देगी? मतलब सरकार को घेरने से पहले विपक्ष को अपने घर में एकता दिखानी होगी। ठीक यही सवाल है, क्योंकि एक मजबूत और एकजुट विपक्षी सरकार पर प्रभावी ढंग से दबाव बना सकता है। अगर विपक्ष आपस में ही बटा हुआ दिखेगा तो सरकार को आसानी से बचाव का रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, विपक्ष के आरोप तो काफी गंभीर हैं, लेकिन सरकार का क्या पक्ष है? वो इन पर चुप तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का पक्ष भी काफी स्पष्ट है। पेपर लीक पर उनका कहना है कि उनकी सरकार आने के बाद ही एसआईटी बनी और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। और रायका की जमानत पर? उस पर उनका तर्क है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। वो इसे सरकार की विफलता मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। और उन बिलों का क्या जिन्हें लेकर इतना विवाद है? अशांत क्षेत्र विधेयक और धर्मांतरण विरोधी बिल। इन बिलों पर सरकार का कहना है कि ये राज्य की संस्कृति और लोगों की जमीन बचाने के लिए जरूरी हैं। ये अशांत क्षेत्र विधेयक ये असल में है क्या? देखिए, ये बिल सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी इलाके में दो अलग-अलग समुदायों के बीच संपत्ति की खरीद बिक्री को नियंत्रित कर सके। सरकार का तर्क है कि ये सांप्रदायिक तनाव को रोकता है। वहीं विपक्ष इसे लोगों की आजादी पर हमला बता रहा है। तो कुल मिलाकर विधानसभा में एक जोरदार वैचारिक और राजनीतिक टकराव की पूरी तैयारी है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक अकादमिक स्रोत हमें याद दिलाता है कि संसद या विधानसभाओं में होने वाला हंगामा सिर्फ राजनीतिक शोर शराबा नहीं होता।
अक्सर ये व्यवस्था की गहरी खामियों का संकेत होता है। बिल्कुल, जब विपक्ष को लगता है कि उसे अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा, या जब सत्ता पक्ष नियमों का इस्तेमाल बहस को दबाने के लिए करता है, तो ऐसे गतिरोध पैदा होते हैं। ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं, ये पूरे देश में देखी जाने वाली एक प्रवृत्ति है। तो एक तरफ तो ये राजनीतिक जवाबदेही की लड़ाई है जो विधानसभा के बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जाएगी, लेकिन जवाबदेही की एक और जंग है जो बीकानेर की खुली सड़कों पर लड़ी जा रही है। हाँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीकानेर में आज जो हुआ वो सच में असाधारण है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के लिए हजारों लोग सड़क पर उतर आए, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इस मुद्दे पर दिखी एकता। सही बात है, बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर थे। धार्मिक गुरु, सामाजिक संगठन, छात्र, व्यापारी, सब एक साथ इस आंदोलन के समर्थन में बाजार और स्कूल तक बंद रहे। और ये जो बीकानेर में हो रहा है ना, ये सिविल सोसाइटी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ऐसे आंदोलन सरकार का विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक तरह से प्रेशर वॉल्व की तरह काम करते हैं। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जा रही, हाँ, तो सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। यही आंदोलन प्रशासन को जवाबदेही बनाते हैं। और मुद्दा है सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, राजस्थान के लिए इसका बहुत गहरा सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व है ना? बिल्कुल, खेजड़ी को तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये सिर्फ राज्य वृक्ष ही नहीं, बल्कि वहां के पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ है। ये जमीन के कटाव को रोकता है, भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। और भीषण भीमगढ़ी जानवरों और इंसानों को छाया भी देता है। जी, इसकी फलियों से सब्जी बनती है, इसकी पत्तियां पशुओं का चारा है, और इसका धार्मिक महत्व भी है। विजयादशमी पर इसकी पूजा होती है। तो जब ये पेड़ कटता है तो लोगों को लगता है कि उनकी पहचान का, उनकी संस्कृति का एक हिस्सा कट रहा है। कल लोगों का गुस्सा और हताशा साफ दिख रही है। हमारे पास एक पर्यावरणविद मुखराम धारनिया का बयान है। वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने बार बार धोखा दिया है। बैठकें होती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर पेड़ कटते रहते हैं। लोगों में एक विश्वासघात की, एक बिट्रेल की भावना है। और जब विश्वास टूटता है तो भाषा सख्त हो जाती है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बयान सुनिए। हाँ, उन्होंने भगत सिंह को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा, आवाज सुनाने के लिए कभी कभी धमाके की जरूरत होती है। अगर खेजड़ी को बचाने के लिए विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो मैं सबसे आगे रहूंगा। धमाके की जरूरत, ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। ये भाषा बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक विधायक का बयान नहीं है, ये जमीन पर उबल रहे गुस्से का प्रतीक है। ये दिखाता है कि लोगों को लग रहा है कि सामान्य तरीकों से उनकी बात नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल, जब सिस्टम बहरा हो जाता है तो आवाज को धमाके में बदलना पड़ता है। इस आंदोलन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई गई, कानून का डर। हाँ, पूर्व विधायक महेंद्र विश्नोई ने कहा कि खेजड़ी संरक्षण के जो मौजूदा कानून हैं वो या तो अस्पष्ट हैं या फिर उनमें सजा इतनी कम है कि कंपनियों को कोई डर ही नहीं है। और ये सीधे सीधे शासन की विफलता है। एकदम, ये विकास बना पर्यावरण की क्लासिक बहस है। देखिए, सौर ऊर्जा जरूरी है, वो विकास का प्रतीक है, लेकिन अगर वो विकास पर्यावरण और स्थानीय समुदाय की कीमत पर हो रहा है तो उस मॉडल पर सवाल उठना लाजमी है। तो यहाँ प्रशासन इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में नाकाम रहा है। बिल्कुल, जब कानून का डर और शासन का इकबाल दोनों खत्म हो जाते हैं तो नागरिक समाज को सड़क पर उतरना ही पड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे विधानसभा में और सड़कों पर जवाबदेही तय करने की कोशिश हो रही है, जिसमें काफी तनाव और टकराव है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक कहानी ऐसी भी है जहां जवाबदेही का नतीजा तनाव नहीं बल्कि जश्न है। हाँ, और ये कहानी जयपुर के खेल के मैदान से आ रही है। जी हाँ, इस राजनीतिक खींचतान और जमीनी संघर्ष के बीच एक खबर ऐसी है जिसने पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। जयपुर में 5वीं सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप हुई और इसमें राजस्थान की टीमों ने सचमुच धूम मचा दी। पहले तो ये समझना जरूरी है कि सॉफ्ट हॉकी क्या है। बहुत से लोग शायद इसे सामान्य हॉकी से अलग ना कर पाएं। हाँ, ये जरूरी है। तो देखिए, सॉफ्ट हॉकी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सामान्य फील्ड हॉकी का एक ज्यादा सुरक्षित और तेज गति वाला संस्करण है। इसे आमतौर पर इंडोर खेला जाता है। इसकी स्टिक और गेंद प्लास्टिक या फाइबर से बनी होती है, जिससे चोट लगने का खतरा बहुत कम होता है। तो ये खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं तक पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल, एक शानदार तरीका है। और इस खेल में राजस्थान ने अपना दबदबा दिखाया। सबसे बड़ी जीत सीनियर पुरुष वर्ग में आई, जहां फाइनल में राजस्थान ने मजबूत मानी जा रही महाराष्ट्र की टीम को
5-3 से हराया। ये एक बहुत रोमांचक मैच था। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि विकास ने 2 शानदार गोल किए, जबकि मोहित, प्रतीक और संजय ने एक-एक गोल करके टीम की जीत पक्की कर दी। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरी चैंपियनशिप में राजस्थान के प्रभुत्व की कहानी है ना? एकदम। जूनियर लड़के, जूनियर लड़कियां, सब जूनियर लड़के और सब जूनियर लड़कियां, इन सभी 4 श्रेणियों में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता। मतलब जमीनी स्तर से लेकर सीनियर लेवल तक राजस्थान की प्रतिभा चमक रही है। बस एक जगह थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। सीनियर महिला वर्ग के फाइनल में पुडुचेरी ने राजस्थान को हराकर गोल्ड मेडल जीता और हमारी टीम को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर 6 में से 5 गोल्ड मेडल जीतना, ये एक अविश्वसनीय, एक इनक्रेडिबल प्रदर्शन है। ये जीत सिर्फ एक खेल की जीत से कहीं ज्यादा है। सही कहा, ये उस जवाबदेही का नतीजा है जो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के प्रति दिखाते हैं। हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का मसौदा आया है, वो भी इसी बात पर जोर देता है कि खेल को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये जीत उस बड़ी नीति का एक जमीनी प्रतिबिंब है? बिल्कुल, वो नीति खेल को अर्थव्यवस्था, समाज और शिक्षा से जोड़ने की बात करती है। जब कोई राज्य राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का दबदबा बनाता है, तो ये दिखाता है कि वहाँ जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण में सही निवेश हो रहा है। और ये जीतें युवाओं को प्रेरित भी करती हैं। बहुत ज्यादा। ये राज्य में एक खेल संस्कृति बनाती हैं, राज्य की एक सकारात्मक पहचान बनाती हैं। ये एक तरह से सॉफ्ट पावर है। ये दिखाता है कि सही प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा मिलने पर हमारे युवा क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज हमने 3 अलग-अलग मैदान देखे। विधानसभा का राजनीतिक अखाड़ा, बीकानेर का सामाजिक संघर्ष का मैदान और जयपुर का खेल का मैदान। एक जगह सत्ता और विपक्ष के बीच जवाबदेही की जंग है, दूसरी जगह नागरिक सीधे प्रशासन से जवाबदेही मांग रहे हैं। और तीसरी जगह मैदान पर दिखाए गए प्रदर्शन और अनुशासन की जवाबदेही ने जीत दिलाई है। इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत दिलचस्प विचार मन में आता है। हम अक्सर जवाबदेही को एक बहुत ही औपचारिक चीज समझते हैं, मतलब जो सिर्फ संसद या अदालतों में तय होती है। हाँ, लेकिन आज की ये कहानियां दिखाती हैं कि लोकतंत्र में जवाबदेही एक ही समय पर कई स्तरों पर, कई तरीकों से काम करती है। ये संसदीय बहस के जरिए भी तय होती है और सड़क पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए भी। और ये खेल के मैदान पर अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने के रूप में भी जाहिर होती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत और स्वास्थ्य का पैमाना क्या इसी बात में है कि वो जवाबदेही के इन अलग-अलग रूपों को, इन अलग-अलग मैदानों को एक साथ फलने फूलने की कितनी जगह और सम्मान देता है।